सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत ये सब ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल रिजर्व है। मगर पता है फिर भी सबसे ज़्यादा ऑयल वर्ल्ड में कौन प्रोड्यूस करता है? यूएसए। जबकि यूएसए के पास में सऊदी अरब, ईरान, इराक का 1/4 ऑयल रिजर्व भी नहीं है। इसका रीज़न भी वही है जो कि वर्ल्ड की हर डिस्कवरी, हर वॉर, हर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का होता है, इकोनॉमिक्स। यू सी, क्रूड ऑयल मॉडर्न वर्ल्ड में ब्लैक गोल्ड की तरह है जो कि ऊपर से नीचे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को हिला के रख देने की ताकत रखता है। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने या घटने से सिर्फ उनको तकलीफ नहीं होती जिनके पास बाइक या कार है, बल्कि हर एक इंसान को तकलीफ होती है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं वो जुड़ा होता है ट्रांसपोर्टेशन से। वो कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर हमारे पास आता है, और जैसे ही ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे ही महंगाई अपने आप बढ़ जाती है और हर एक कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ना चालू होता है। और वर्ल्ड में एक ऐसा गैंग है, एक माफिया है, कार्टेल है जो ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करता है अपनी मर्जी से, और जब चाहे घटाता है, जब चाहे बढ़ाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैंग्स ऑफ पेट्रोलियम की, जिसे पूरे वर्ल्ड में हम ओपेक के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसके सरदार खान है सऊदी अरेबिया, और उनकी लीडरशिप में ये पूरा गैंग किस तरह से पेट्रोलियम को कंट्रोल करता है आज की वीडियो में चलिए जानेंगे। बट उससे पहले 1 मिनट की एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा। मैं जब भी अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करता हूं तो ये जानता हूं कि लोग पैसा कमाना तो सीख जाते हैं, मगर पैसे को सही तरह से मैनेज करना नहीं सीख पाते। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने और अपनी फैमिली के फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर रखा है। कई लोग अपने फैमिली में सिंगल अर्नर्स होते हैं जिन पर कई सारे फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट होते हैं, और अगर बाय एनी चांस हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली बहुत सफर करती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि महंगे फोन्स लेने से पहले क्यों नहीं लोग एक सस्ती सी चीज टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। जितनी कम एज में आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उतना ही आपको सस्ता पड़ता है, और इंडिया में तो आजकल 500-600 रुपए महीने में आपको 1 करोड़ तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है। एक बहुत ही अच्छी स्पैम फ्री रिलायबल वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट्स में दे रहा हूं, जहां पर पॉलिसी की डिटेल्स को अच्छे से इनसे बात करके समझ सकते हैं और रिलायबली अपना टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये आपको समझाएंगे और गाइड भी करेंगे। इस वीडियो के बाद में लिंक को जरूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गैंग्स ऑफ पेट्रोलियम की कहानी, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। हमारी अर्थ पर ऑलमोस्ट जितनी भी एनर्जी है उसका एक बेसिक सोर्स है सन। आज हम सोलर सेल्स की मदद से सन की इस एनर्जी को हार्वेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर नेचर ने ऑलरेडी ऐसे कई सारी बैटरीज बनाकर जमीन में दफना रखी हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सन की एनर्जी को हार्वेस्ट किया है और उसे कन्वर्ट कर दिया है केमिकल एनर्जी में। मैं बात कर रहा हूँ फॉसिल फ्यूल्स की, और इन फॉसिल फ्यूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल है ऑयल। मिडिल ईस्ट का ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ऑयल का नाम सुनते ही मिडिल ईस्ट ही दिमाग में आता है। मिडिल ईस्ट को लेकर जो सबसे कॉमन साइंटिफिक थ्योरी है वो ये कहती है कि ये किसी समय में डेजर्ट ना होकर एक समुद्र था जहां पर बहुत सारे सी क्रीचर्स रहा करते थे, और 100 मिलियन ईयर्स पहले इस जगह को बोला जाता था टेथिस ओशियन। जो रिवर्स आकर इस ओशन में मिलती थी वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इस एरिया में लेकर आती थी, जिससे यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते रहे और सन की पावर को एब्जॉर्ब करके वो ग्रो होने लगे। एल्गी, बैक्टीरिया, फिश बिलियंस की क्वांटिटी में इकट्ठे होने लगे और धीरे धीरे ओशियन के सरफेस पर जमा होने लगे, और जैसे जैसे एक लेयर पर दूसरी लेयर चढ़ती गई ये कंप्रेस होते गए और फॉसिल फ्यूल्स का रूप ले लिया। और जब अर्थ में टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई तो ये मिडिल ईस्ट का पेनिनसुला थोड़ा सा ऊपर उठ गया और समुद्र यहाँ से रिसीड कर गया और पीछे छोड़ गया एक वास्ट डेजर्ट। मगर इस डेजर्ट के नीचे दबी थी ऐसी बैटरीज जिन्होंने सन की पावर को मिलियंस ऑफ ईयर्स तक एब्जॉर्ब किया था और इकट्ठा करके बन गया था ऑयल। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस को ऑयल का पता लगभग 3000 साल पहले चला था चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज राइटिंग्स ये बताती हैं कि ऑयल को एक रॉ फॉर्म में बिना किसी प्योरिफिकेशन के, बिना फिल्ट्रेशन के यूज किया जाता था बर्निंग के लिए। मगर मॉडर्न क्रूड ऑयल की डिस्कवरी मानी जाती है 1859 में यूएसए के पेंसिल्वेनिया में, जहां पहला कमर्शियल ऑयल वेल डिग किया गया था। उससे पहले नेचुरल ऑयल या क्रूड ऑयल के बारे में लोगों को इतना पता नहीं था, और लोग वेल्स में से निकला हुआ ऑयल यूज किया करते थे बर्निंग के लिए। अब जैसे ही क्रूड ऑयल की डिस्कवरी हुई वैसे वर्ल्ड को रियलाइज हुआ कि ये क्रूड ऑयल कोल के कंपैरिजन में बहुत बेटर रिसोर्स है। बहुत ज्यादा एनर्जी बहुत कम वेट में ये हमें दे देता है, जिस कारण शिप्स बहुत लंबे लंबे एक्सपीडिशंस में कोल की जगह ऑयल लेकर जाने लगी और ऑयल से इनके इंजन चलने लगे। नेचुरल ऑयल के डिस्टिलेशन से कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी डेवलप हुए, और गैसोलीन यानी कि पेट्रोल उनमें से एक वेस्ट प्रोडक्ट था, जिसे बाद में डिस्कवर किया गया कि ये ऑटोमोबाइल के इंजन के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्यूल बन सकता है। और बहुत ही जल्दी इस ऑयल ने बहुत सारी कॉर्पोरेट्स को जन्म दिया, जैसे कि एक्सॉन, मोबिल, स्टैंडर्ड ऑयल एक्सेट्रा। अब जब ऑयल की डिस्कवरी हो रही थी तब मीनवाइल यूरोप के अंदर ब्रिटिश एम्पायर एक्सपैंड कर रहा था और अलग अलग टेरिटरीज पर अपनी कॉलोनीज बना रहा था। ऐसी एक कॉलोनी उन्होंने बनाई थी ईरान के ऊपर। ईरान में ब्रिटिशर्स को ऑयल मिल गया और उन्होंने अपनी एक कंपनी यहाँ पर एस्टैब्लिश कर ली, इसका नाम पड़ा एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जिसे बाद में चेंज करके ब्रिटिश पेट्रोलियम कर दिया गया था। अब उस समय ईरान में इतना ऑयल रिजर्व मिला था कि यूएसए, यूके और पूरे वर्ल्ड का अटेंशन ईरान पर आ गया था।
और हर कोई ईरान के ऑयल वेल्स पर कब्जा करना चाहता था। उस समय ये 7 मेजर कंपनीज थी यूएसए और ब्रिटेन की, जिन्होंने वर्ल्ड के 85% ऑयल मार्केट को कैप्चर कर रखा था और इन्हें 7 सिस्टर्स या फिर बिग ऑयल के नाम से जाना जाता था। ये कंपनीज ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और पूरे पर्शियन गल्फ के कंप्लीट ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करती थी और सारा का सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का काम इन्हीं को दे रखा था। अब धीरे धीरे हुआ ये कि इन 7 सिस्टर्स ने अपना एक कार्टेल बना लिया और ऑयल की प्राइसेस और ऑयल की क्वांटिटी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। जो कंट्री इन 7 सिस्टर्स की बात नहीं मानती थी या इन पर ज्यादा टैक्स लगाती थी, वहां पर ही ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देते थे और दूसरी कंट्रीज में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा देते थे ताकि उस कंट्री का नुकसान हो और दूसरी कंट्री का ऑयल लोग खरीद लें। इससे हर एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, हर एक ऑयल प्रोड्यूसिंग एम्पायर इनसे थोड़ा सा डरने लगा था। वर्ल्ड वॉर 2 में ईरान के साथ में यही देखने को मिला था। ईरान ने यह डिसाइड किया कि वो अपनी ऑयल इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करेगा और प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ से ले लेगा। जिसके रिटेलिएशन में यूएसए और ब्रिटेन ने एक ऑयल एम्बार्गो स्टार्ट कर दिया ईरान के अगेंस्ट और इन कंपनीज ने ईरान में ऑयल प्रोडक्शन को कम कर वेनेजुएला में ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया और वहां का ऑयल लोगों को एक्सपोर्ट करने लगे, जिससे ईरान का ऑयल रिलेटेड टैक्स कलेक्शन काफी कम हो गया। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वेनेजुएला इनसे खुश था। ऑलमोस्ट हर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इनसे दुखी थी। बेसिकली इन 7 सिस्टर्स को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला था टेक्नोलॉजी के कारण। ऐसे नेशंस जिनके पास बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स थे, वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना, प्योरीफाई करना नहीं जानते थे, और यूएसए और ब्रिटेन जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी अचीव कर ली थी, उन कंपनीज को इन कंट्रीज ने अपने ऑयल रिजर्व्स दे दिए थे, ये ना समझते हुए कि इनकी वैल्यू क्या है। और एक बार जब इनको इनकी इंपॉर्टेंस का पता चला तो उन्हें यह रियलाइज हुआ कि सारा का सारा प्रॉफिट तो यही कंपनीज मार रही हैं और एक्चुअल नेशन जिसके पास ऑयल रिजर्व है उन्हें बहुत कम प्रॉफिट मिल रहा है। 1949 में वेनेजुएला और ईरान ने स्टार्ट किया सबसे पहला स्टेप ओपेक की तरफ, अपना खुद का एक कार्टेल बनाने का इन 7 सिस्टर्स के अगेंस्ट। इन्होंने सऊदी अरेबिया, कुवैत और इराक के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इससे बोला गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हालांकि ओपेक को पिकअप करने में कुछ साल लगे, मगर धीरे धीरे सारी की सारी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को यह लगने लगा कि यूएसए और ब्रिटेन आज तक उनका फायदा उठाते आ रहे हैं और उनकी भलाई इसी में है कि वो ओपेक नाम के इस कार्टेल से जुड़ जाएं। इनिशियली ओपेक का एम सिर्फ इतना था कि एक यूनिफाइड वे में एक ऑपोजिशन क्रिएट करना इन 7 सिस्टर्स के अगेंस्ट और कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं उनको उनका ड्यू प्रॉफिट दिलाना। मगर 1973 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई जिसके कारण ओपेक को अपनी हिडन पावर्स का पता चला। 1973 में इजराइल में एक वॉर छिड़ी और ऑफ कोर्स यूएसए और यूरोपियन नेशंस और वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल का सपोर्ट करती थी, मगर सारी की सारी इस्लामिक कंट्रीज जो कि मेजर ऑयल रिजर्व्स थे जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये सब इजराइल को अपोज करती थी और पैलेस्टीन का फेवर करती थी। जब यूएसए और यूके ने इजराइल को इस वॉर में हेल्प करना स्टार्ट किया तो इस्लामिक कंट्रीज ने उनके अगेंस्ट एक ऑयल एम्बार्गो छेड़ दिया और पूरे वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई को एकदम रोक दिया। और ये डिसीजन उन्होंने कलेक्टिवली एज एन ओपेक ऑर्गेनाइजेशन लिया था। अब इस स्टेप से हुआ ये कि पूरे वर्ल्ड में ऑयल का एक क्राइसिस आ गया, ग्लोबली ऑयल के प्राइसेस काफी ऊपर चले गए और ओपेक को रियलाइज हुआ कि हम में इतनी पावर है कि हम ऑयल के प्राइसेस को अपनी मर्जी से घटा और बढ़ा सकते हैं। पूरा वर्ल्ड अब ओपेक को एक सीरियस नजर से देखने लगा, इन कंट्रीज को सीरियसली लेने लगा। इन कंट्रीज ने बैक फुट की जगह फ्रंट फुट पर आकर अपना गेम खेला और यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को अपनी कंट्रीज में कम किया। धीरे धीरे इन कंट्रीज ने ऑयल का प्रोडक्शन नेशनलाइज किया, इन 7 सिस्टर्स को अपने देश से निकाला। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सऊदी अरेबिया की अरामको, जो कि एक नेशनलाइज्ड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करती है। 1970s के बाद में कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स लेकर ओपेक कंट्रीज ने 7 सिस्टर्स के इन्फ्लुएंस को अपनी कंट्रीज में से ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। आज की डेट में कोर ओपेक की 13 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड का 30% ऑयल बनाती हैं, मगर इनके पास कलेक्टिवली वर्ल्ड का 80% ऑयल रिजर्व है। अब धीरे धीरे ये ओपेक कार्टेल बढ़ने लगा और ओपेक प्लस बन गया, जिसमें और मेंबर कंट्रीज ऐड होने लगी। ओपेक प्लस के अभी 2 बड़े लीडर्स हैं, सऊदी अरेबिया और रशिया। ओपेक प्लस वर्ल्ड का 40% ऑयल प्रोडक्शन करता है और ऑयल के प्राइसेस को बेसिकली रेगुलेट करता है। ओपेक प्लस अपनी सारी मेंबर कंट्रीज को डायरेक्ट करता है कि आप कितना ऑयल प्रोडक्शन करें, ऑयल प्रोडक्शन को कम करें या ज्यादा करें। प्रोडक्शन को कम करके वो एक डिमांड जनरेट कर देता है, जिस कारण ऑयल प्राइसेस काफी ऊपर उठ जाते हैं। और अगर ऑयल प्राइसेस को कम करना होता है तो प्रोडक्शन को ज्यादा कर देता है, जिससे ऑयल प्राइसेस पूरे वर्ल्ड में कम हो जाते हैं। अब क्योंकि ऑयल एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है किसी भी कंट्री के जीडीपी के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए, उसकी करेंसी के लिए, इस कारण ऑयल के प्राइसेस को कम या ज्यादा करके पूरे वर्ल्ड में वो अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। ओपेक कंट्रीज के पास में ह्यूज ऑयल रिजर्व्स हैं, मगर जानबूझ के वो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते हैं टू कीप द प्राइसेस हाई। मगर अब जैसे जैसे वर्ल्ड दूसरे एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रहा है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, तो ओपेक को अपना इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। और ऑयल्स का सबसे कॉमन यूज जो कि ऑटोमोबाइल्स में है, उससे ओपेक को काफी बड़ा खतरा है, क्योंकि वर्ल्ड इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट कर रहा है। अब एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि ओपेक कभी भी इलेक्ट्रिक कार्स को सक्सेसफुल नहीं होने देगा, क्योंकि ओपेक के पास में इतना ऑयल है, अगर ऑयल की डिमांड कम होने
होने लगेगी तो वो ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाकर उसको चीप कर देगा, जिससे गैसोलीन से चलने वाली ऑटोमोबाइल्स इलेक्ट्रिक कार्स के कंपैरिजन में बहुत सस्ते हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। बट आपको क्या लगता है, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अब मिडिल ईस्ट में एक ऐसा छोटा सा रीजन है जिसके पास में ऑयल बिल्कुल ना के बराबर है, मगर फिर भी वो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड रीजन्स है पूरे वर्ल्ड का। मैं बात कर रहा हूँ दुबई की। बिना ऑयल के दुबई ने कैसे रेगिस्तान में सबसे डेवलप सिटी बना दी, वो जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। कमेंट्स में मैंने डिटो इंश्योरेंस का लिंक दिया है, टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर चेकआउट कीजिए। मैं चलता हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।